आरक्षण आरक्षण आखिर क्या है ये आरक्षण? एसटी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिलता है, अन्य जो लोगों को आरक्षण नहीं मिलता है। क्या आरक्षण मिलना सही है? बिहार में जातिगत सर्वे सही है? क्या ये लोगों को आगे बढ़ाने के मुद्दे हैं या फिर लोगों के राजनीति के आधार पर वोट लेने की एक साजिश है? इन्हीं सब मुद्दों पर आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये कथन मेरा कथन नहीं है, ये कथन जो है माननीय काशीराम जी का कथन है। वहाँ पर हमारे देश में जो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है एक बहुत लंबे समय से आ रहा मुद्दा है। बिहार में ताज़ा रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो बिहार में एक जातिगत जनगणना की गई, जातिगत सर्वे किया गया। उसके अंतर्गत वहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो है टोटल पॉपुलेशन की जनगणना की गई कि वहाँ पर कितने लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले वहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग है वहाँ पर दो कैटेगरी बनाई गई है। एक पिछड़ा में भी सबसे पिछड़े जो हैं उनको अत्यंत पिछड़ा वर्ग और एक सामान्य पिछड़ा वर्ग। यहाँ पर देखा जाए तो इनकी पॉपुलेशन जो बिहार में वो 63% है। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। बिहार में जो जातिगत जनगणना है वहाँ पर इसी आधार पर मुद्दा बनाया गया कि ओबीसी की जो प्रतिशत जनसंख्या है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो ओबीसी की आती है। इसीलिए वहाँ पर भी जो है 63% जो ओबीसी है उसके आधार पर वहाँ पर जो है एक जातिगत जनगणना किस तरीके से की गई तो उसके उन्होंने दो चरण बनाए। पहले चरण में उन्होंने घर घर जाकर जो है लोगों के संख्या दर्ज की कि उनके घरों की संख्या कितनी है पूरे वहाँ पर राज्य में। उसके बाद में उन्होंने दूसरा वहाँ पर 17 प्रश्नों का एक सेट तैयार किया और लोगों से उसकी जानकारी मांगी, जैसे उनका नाम, उनकी जाति का नाम, उनसे रिलेटेड उनका व्यवसाय क्या था। ये सारे क्वेश्चन जो है 17 क्वेश्चनों का सेट बनाकर उनसे आंसर प्रदान किए गए और उन्होंने इसके डाटा कलेक्ट किए। फिर दूसरे चरण में उन्होंने उनकी जाति, उपजाति और उनसे रिलेटेड जो भी तमाम उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति है उनके बारे में उन्होंने ज़्यादा बात करते हैं। बिहार में जिस तरीके से जातिगत रिपोर्ट आई उसके बारे में बात करते हैं। वहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो जनसंख्या है पूरे राज्य की जनसंख्या का 37% है। जो सामान्य पिछड़ा वर्ग है उसकी जनसंख्या वहाँ पर 27% है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या वहाँ पर 19% है। एसटी की जनसंख्या वहाँ पर 1.67% है। साथ में बौद्ध, जैन, मुसलमान और जो ईसाई है उनकी जनसंख्या 1% से कम है। इस प्रकार बिहार की टोटल पॉपुलेशन 13 करोड़ 70 लाख की पॉपुलेशन है। यहाँ पर ये बिहार की जातिगत जनगणना की बात हुई। अब हम देखते हैं कि बिहार जो जनगणना है उसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई थी इंडिया में। तो जनगणना जो है सबसे पहले भारत में जनसंख्या के जो जनगणना है वो 1881 में अंग्रेजी शासनकाल के समय हुई थी। अंग्रेजी शासनकाल के समय होने के बावजूद हमारे देश में इस तरीके से जो है लगातार 10 वर्षों में ये बना रहा। जिस तरीके फिर 1931 का भी समय आया जब भारत देश में जो है जातिगत सर्वे किया गया, ओबीसी की जो जातिगत सर्वे किया गया और उसके डाटा पब्लिश किए गए। चूँकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय इतने कोई बात नहीं हुई। जैसे समय बढ़ा और हमारा देश 1947 के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश का जो है कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद में कई जातियों को जो है आरक्षण का जो है वहाँ पर आरक्षण दिया गया। सामाजिक आर्थिक रूप से प्रमोशन में उनको आरक्षण मिला, शैक्षणिक स्थलों में, नौकरियों में उनको आरक्षण मिला उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखकर। और ये सब जो है 16(4) के अंतर्गत हुआ। अनुच्छेद 16(4) जो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात हमारे जो ओबीसी के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर जो एक आयोग बना था वो कालेलकर की अध्यक्षता में बना था। 29 जनवरी 1953 में यह जो आयोग बना और इसका काम था जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ी जाति है उनके डाटा को कलेक्ट करना, उनका सर्वे करना। इनका जो काका कालेलकर आयोग है इसको 2 साल कंप्लीट हो गए अपने काम करते करते और इसने अपनी एक रिपोर्ट जारी करी। उस रिपोर्ट में उसने जो है 2933 जो जातियाँ हैं उनको अत्यंत पिछड़ी जाति माना और ये टोटल पॉपुलेशन की लगभग 70% आबादी थी। उन्होंने इसके कुछ मानदंड तय करे, जैसे कि पदानुक्रम जो हायरार्की चलती है जिसमें सामान्य और जनरल ओबीसी इस तरीके से जो पिछड़ा वर्ग थी उनकी जो आर्थिक स्थिति सबसे निम्न स्थिति थी। साथ में देखें तो यहाँ पर शैक्षणिक स्थिति की बात अत्यंत निम्न थी और यहाँ पर जो है सरकारी नौकरियों में उनका बिल्कुल प्रतिनिधित्व बहुत कम था। व्यापार स्तर पर भी उनको कोई ज़्यादा काज उनका नहीं था। इस तरीके से जो है वहाँ पर काम हुआ और इस आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास गई। सरकार ने इस तरीके से जो है मना कर दिया कि इस आधार पर उनको आरक्षण नहीं मिले। बात यही कि जैसे कि ऐसे की रह गई। उसके बाद में जो है 1977 में वो दौर था जब भारत में अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे जो है इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध बहुत सारे जो है अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन हो रहे थे। ऐसा ही एक गैर राजनीतिक आंदोलन था बिहार में जो है ओबीसी आरक्षण को लेकर। 1977 में 1978 में वीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग
ओबीसी के लिए द्वितीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वीपी मंडल की अध्यक्षता में बन गया। उन्होंने जो है ओबीसी आरक्षण को लेकर जो बहस छिड़ी थी उसमें एक कमेटी गठित की गई, वीपी मंडल को उसका अध्यक्ष बनाया गया और इस तरीके से आयोग ने काम करा और 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और ओबीसी रिजर्वेशन 1992 में लागू हुआ। रिपोर्ट की सिफारिश ये थी कि जो जनजातियां है भारत में जो है 52% जो ओबीसी की जनसंख्या है, मतलब उन्हें 27% आरक्षण की उसमें सीमा जो है लागू की गई, क्योंकि पहले से एससी एसटी के लिए जो है आरक्षण की सीमा थी, इसलिए ओबीसी की जो संख्या थी उस आधार पर उनको आरक्षण मिला, 27% उनको आरक्षण मिला। फिर कोई भी अगर ऐसा कोई मुद्दा होता है सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाता है। सुप्रीम कोर्ट में गए, बहुत सारे मुद्दे गए, उसमें से एक बहुत फेमस था इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ का मुद्दा कि आरक्षण की सीमा कितनी होनी चाहिए, सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है, प्रमोशन में जो आरक्षण है, इस आधार पर कितना आरक्षण होना चाहिए, इस पर बहुत तीखी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो अपना डिसीजन देते हुए कहा कि आपने 27% आरक्षण दिया है वो बरकरार रहेगा, लेकिन 50% से ज़्यादा जो है आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आज हम भारत में देखते हैं, भारत में से बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर 50% से ज़्यादा आरक्षण है। हरियाणा टॉप पर है क्योंकि यहाँ पर 70% आरक्षण है। उसके बाद में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और झारखंड, यहाँ पर 50% ज़्यादा आरक्षण की सीमा है। इंदिरा गांधी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया और 50% की सीमा को बताया कि 50% ज़्यादा आरक्षण नहीं होना। कोर्ट ने 50% की सीमा तय कर दी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर जो संपन्न वर्ग के लोग हैं, ओबीसी में जो संपन्न वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर जो कहा कि कैरी फॉरवर्ड का जो नियम है, आगामी जो वर्ष में जो भी एग्जाम्स होते हैं, जो भी सरकारी वैकेंसी निकलती है, कैरी फॉरवर्ड का नियम वहाँ पर लागू होगा। अगर सीटें खाली है तो अगले वर्ष के लिए वहाँ पर ये जो है उसमें ऐड कर दी जाएगी और उनके आरक्षण सीमा पर किसी प्रकार का कोई भी वहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर आने वाले समय में 50% सीटें हैं और अभी जो आज के समय में जो है सीटें वहाँ पर कम हैं, तो आने वाले समय में उन सीटों को उसमें जोड़ दिया जाएगा। ये जो है मुद्दा वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये सारी बात होने के बावजूद यहाँ पर जो है कुछ और मामले आए, जैसे मद्रास राज्य चंपकदोई राजन का मामला आया था 1950 में। उसके बाद में मद्रास राज्य वर्सेस जो है एक और मुद्दा था एमआर बालाजी का, ये मुद्दा आए और इसी तरीके से बहुत सारे ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड मुद्दे आए। ओबीसी रिलेटेड से ये सारी चीज़ें हुई। अब जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसके बारे में यहाँ पर हम देखें तो जो जातिगत जनगणना हुई थी, बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई है, वहाँ पर आरक्षण से रिलेटेड बहुत तीखी बहस हो सकती है। जैसे कि वो अन्य कैटेगरी के जो लोग हैं, जो एससी एसटी ओबीसी से रिलेटेड लोग हैं, उन्होंने आरक्षण की ओर ज़्यादा सीमा उठाने की बात करी है और अन्य जो सामाजिक आर्थिक रूप से जो भी कमज़ोर तबके हैं वहाँ पर आरक्षण की सीमा आगे बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो है 2017 में रोहिणी आयोग बना था ओबीसी से रिलेटेड जो है डाटा कलेक्ट करने के लिए। ओबीसी से रिलेटेड डाटा जो है रोहिणी आयोग ने कलेक्ट करे और सरकार को जो है रिपोर्ट सौंपी, लेकिन सरकार ने वो डाटा कलेक्ट किए हुए डाटा को पब्लिश नहीं किया, सार्वजनिक रूप से नहीं किया। तो ये यहाँ पर जो है ओबीसी से रिलेटेड सारे मुद्दे थे, हमने डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं जनगणना के बारे में। जो जनगणना होती है वो प्रत्येक जो कोई भी देश रहता है वहाँ पर जनगणना होती है वहाँ के लोगों की जनसंख्या के लिए। तो भारत में जो केंद्र सरकार है वो जनगणना का काम करती है, लेकिन स्टेट जैसे बिहार की जनगणना हुई तो किस प्रकार से हुई, तो सामाजिक आर्थिक रूप से कोई भी स्टेट रहता है भारत में, अगर उसको लगता है कि वहाँ पर सामाजिक आर्थिक रूप से तबके के लोग हैं जो निम्न स्थिति है, उस आधार पर वो जनसंख्या करा सकती है। तो सामाजिक आर्थिक रूप से जो है वहाँ पर आर्थिक स्थिति को देखते हुए बिहार में जातिगत जनगणना हुई और डाटा पब्लिश किए गए। इसमें जो है जनगणना से रिलेटेड जो है केंद्र सरकार डाटा जो है गोपनीय रख सकती है, लेकिन राज्य सरकार की वेबसाइट की अगर अनुसार देखें तो सामाजिक आर्थिक रूप से जो डाटा कलेक्ट किए गए डाटा है उनको सार्वजनिक रूप से कर सकती है। सरकारी नौकरियों में इसका फायदा उन लोगों को मिल सकता है। जैसे भारत में जो है एससी एसटी ओबीसी के जो लोग होते हैं वहाँ पर उन्हें सरकारी नौकरियों में जो है रिजर्वेशन मिलता है, साथ में जो है प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलता है। एससी एसटी को ओबीसी वहाँ पर नहीं मिलता है आरक्षण उनको, और ये इस तरीके से मुद्दे यहाँ पर जो है चलते रहते हैं। तो आगे की राह किस प्रकार से होनी चाहिए हमारे देश में कि जो आरक्षण का ये मुद्दा है वो किस तरीके से उसको धीरे धीरे मतलब कम किया जा सकता है। तो ये हम जो है आरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा शिक्षा स्तर पर बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर इतना इम्प्रूव हो कि वहाँ पर जो है सरकारी नौकरियों के अलावा जो प्राइवेट स्तर पर भी जो है इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो कि लोगों को वहाँ पर भी उस ओर किया जाए, उनकी शैक्षणिक स्तर पर इतना मजबूत बना दिया जाए कि उनके आरक्षण की सीमा भी नहीं रखी जाए। ये एक
एक मतलब एक मुद्दा भी है कि बहुत बार जो है गलत तरीके से आरक्षण का फ़ायदा उठा लिया जाता है, फर्जी तरीके से मार्कशीट वगैरह या फिर कोई भी प्रमाण पत्र बनाकर उनका आरक्षण का फ़ायदा ले लिया जाता है। तो हमारे देश में इससे भी रिलेटेड आए दिन न्यूज़पेपर्स में और रिपोर्ट्स में इस तरीके से जो है डाटा पब्लिश किए जाते हैं। और अगर हम देखें तो हमारे देश में इन चीज़ों से रिलेटेड कोई मतलब ज़्यादा कोई ठोस काम नहीं है कि इन चीज़ों को कोई ज़्यादा अच्छे से कलेक्ट कर पाए, इन डाटा को जो फर्जी तरीके से हैं उनको पकड़ पाए, क्योंकि बहुत बार जो है प्रशासन के लोग इसमें घुल मिलकर जो है काम करते हैं और ये मुद्दा होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा से पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।